हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर। सो ये चैप्टर हमने ऑलरेडी पहले पढ़ रखा है एंड इस बार हम इस चैप्टर को फिर से थोड़ा डीपली और बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। मतलब इस हमको सेल के बारे में भाई थोड़ा बहुत तो मालूम ही है कि सेल क्या होता है। हमने कब पढ़ा था, 9th 10th में हमने पढ़ रखा है कि सेल नॉर्मली क्या होता है और ये हमको पता है, ठीक है। सो बेसिकली सेल क्या होता है, और जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सब किससे मिलकर बने होते हैं, सेल से मिलकर बने होते हैं। एंड इट इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, और इसको अपन बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ भी बोलते हैं। किसको? सेल को, ठीक है। बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ भी बोलते हैं सेल को। आई होपफुली ये सारी बातें आपको पता होगी, ठीक है। ये यू है, ठीक है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ भी बोलते हैं। नाउ सेल जो है उसकी अपन डेफिनेशन कैसे लिख सकते हैं? इट इज़ अ फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ओके, नाउ यहाँ पे अपने पास कुछ चीज़ें हैं जैसे रॉबर्ट हुक, एंटन वॉन लियोक और ये रॉबर्ट ब्राउन। इन सब ये सब के फोटोज़ और इनके नाम देख के आपको कुछ याद आ रहा होगा, ठीक है। सो यस, इन्होंने ही सेल को डिस्कवर किया था एंड सेल के न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। इन्होंने लिविंग सेल को देखा था, मतलब कि लिविंग सेल को बताया था कि भाई लिविंग सेल भी होती है, ठीक है। होपफुली ये आपको समझ में आ गया। ओके, नाउ सेल थ्योरी पे आ जाते हैं हम। तो नॉर्मली सेल के बारे में तो सबको मालूम है, तो इतना ज़्यादा डीपली बताने की या फिर करने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे डिस्कवर हुआ था, क्या डिस्कवर हुआ था। एंड हाँ, मैं बता रही हूँ कि इस चैनल को जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इसमें मैं सारे क्लास 11th के आपके टॉपिक्स लेने वाली हूँ, आपके बायोलॉजी के, आपके फिजिक्स के, प्लस आपकी केमिस्ट्री के, बहुत ईजी वे में, जिस वे में आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। पूरा का पूरा चैप्टर बहुत इजी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे सेल थ्योरी है। सो सेल थ्योरी, एक सेकंड मेरे को कलर चेंज करने दो, ठीक है। सेल थ्योरी, सो 1838 पे इन्होंने बताया था कि प्लांट जो होते हैं वो डिफरेंट काइंड ऑफ सेल से मिलकर बने होते हैं। सिंपली इन्होंने क्या बताया, 1838 में ये एक जर्मन बॉटनिस्ट थे, तो इन्होंने बताया था कि जो प्लांट्स जो हैं वो सेल से मिलकर बने होते हैं। क्या बताया इन्होंने? बोला कि अब भाई इन्होंने तो दे दिया कि प्लांट है वो डिफरेंट काइंड ऑफ सेल से मिलकर बने होते हैं। तो इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि जो एनिमल्स हैं ये क्या थे, ये ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। तो इन्होंने बताया कि एनिमल सेल के ऊपर एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, मतलब एनिमल के जो सेल होते हैं उनके ऊपर एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, हैड अ थिन लेयर। ये इन्होंने बताया था कि एनिमल सेल के ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। एंड फिर इन्होंने सोचा कि एनिमल सेल को तो चलो ठीक है, प्लांट सेल के बारे में क्या बता रखा था? इन्होंने बता रखा था ना, प्लांट सेल किससे, सेल से मिलकर बने होते हैं। तो भाई अगर एनिमल सेल किससे में अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है तो फिर प्लांट सेल में भी कुछ ना कुछ होता होगा, मतलब प्लांट के सेल पे भी कुछ ना कुछ होता होगा। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने फिर निकाला कि प्लांट के ऊपर भी कुछ होता है। एंड फिर इन्होंने डिस्कवर किया कि प्लांट के ऊपर सेल वॉल होती है, ठीक है। इन्होंने ये भी बताया कि प्लांट के ऊपर सेल वॉल होती है। तो फिर इन दोनों ने सोचा कि चलो, अब हम दोनों ने कुछ ना कुछ बता दिया, तो उन्होंने सोचा कि चलो अपन सेल थ्योरी बनाते हैं, अपन सेल थ्योरी बनाते हैं। इन्होंने सेल थ्योरी बनाने का सोचा, बट अब इनके पास क्या था, इनके पास ये था, इन्होंने चलो सेल थ्योरी बना दी, बट अभी तक इनके पास ये नहीं पता था कि सेल बनते कैसे हैं। इनके पास ऐसा, दोनों ने मिलकर थ्योरी तो बनाने का सोच लिया, बट इनको अभी तक यही नहीं मालूम पड़ रहा था, नहीं समझ में आ रहा था। इन्होंने बहुत ट्राई किया बट इनको नहीं, सेल कैसे फॉर्म होते हैं, नए जो सेल है वो कैसे फॉर्म होते हैं, इनको ये अभी तक समझ में नहीं आ रहा था। सो क्या हुआ, एक और फिर हमारे पास आया रुडोल्फ विर्चाउ। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने ये बताया कि न्यू सेल जो होते हैं वो पुराने जो सेल होते हैं उनसे मिलकर बने होते हैं, जिसमें इन्होंने ये बताया ओमिनस सेल्यूलर, ई सेल्यूलर, ये जो चीज़ थी ये इन्होंने बताई थी। एंड फिर उसके बाद में हमारी जो सेल थ्योरी है वो इन्होंने बनाई, इन तीनों ने मिलकर फिर सेल थ्योरी बनाई कि भाई ये हम इन दोनों ने ये बात बता रखी है, और फिर इन्होंने ये वाली बात बता दी, तो इन्होंने बोला चलो तुम भी हमारे साथ मिल जाओ। फिर तीनों ने मिलकर क्या की, सेल थ्योरी बनाई, एंड दैट वाज दिस, ठीक है। क्या था, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड द प्रोडक्ट ऑफ द सेल। एंड फिर ऑल जो सेल होते हैं वो सब प्री एग्जिस्टिंग सेल से मिलकर बने होते हैं। तो ये दो चीज़ें इन सब ने मिलकर बताई थी। होपफुली ये समझ। नाउ अब अपन है ना थोड़ा बहुत सेल के बारे में देख लेते हैं, ओवरव्यू ले लेते हैं सेल का। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे आ जाता है साइज़, सेल की साइज़ आ जाती है। तो सब एक यहाँ पे दे रखा है, हाँ दे रखा है, चलो देखो, स्मॉलेस्ट सेल, सबसे पहले हमारे पास स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है, तो स्मॉलेस्ट सेल है माइकोप्लाज्मास, ठीक है। माइकोप्लाज्मास जो है ये अपना एक स्मॉलेस्ट सेल है, सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट सेल ये है, ठीक है। एंड लार्जेस्ट सेल जो है वो है ऑस्ट्रिच का जो एग होता है, दैट वाज द लार्जेस्ट सेल। एंड लॉन्गेस्ट सेल क्या है, लॉन्गेस्ट सेल है हमारे पास नर्व सेल। नर्व सेल जो है वो एक लॉन्गेस्ट
सेल है। ठीक है, ये 3 चीज़ें समझ में आ गई होगी। एंड 1 सेकेंड, नाउ यहाँ पे हमारे पास कुछ शेप्स है सारी, जो अपनी जो सेल्स है उनकी कुछ शेप्स है। ओके, एक चीज़ और मैं बता देती हूँ जो उसमें नहीं बता रखी है। सो यहाँ पे जैसे कि साइटोप्लाज्मा के बारे में यहाँ पे नहीं बता रखा है, तो सॉरी, साइटोप्लाज्म के बारे में यहाँ पे नहीं बता रखा है। तो साइटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म नॉर्मली जो सेल होती है उनके अंदर भरा हुआ होता है, मतलब जैसे कि ये सेल है तो इसके अंदर जो भरा हुआ है इसको अपन साइटोप्लाज्म बोलते हैं। अ सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स वेयर केमिकल रिएक्शन अकर, जहाँ पे केमिकल रिएक्शन अकर्स। ठीक है, यहाँ पे केमिकल रिएक्शन होते हैं। एंड नाउ, ठीक है, नाउ राइबोसोम्स क्या होते हैं? राइबोसोम्स नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं जो अपने पास साइटोप्लाज्म, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होते हैं? मिलते हैं। फिर से मैं बता देती हूँ, देखो तो मैं एक बार बता देती हूँ सिंपली क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले तो जो राइबोसोम्स है, ठीक है, राइबोसोम्स हैं जो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, ठीक है, ये एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स है। क्या है? नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, जो फाउंड कहाँ पे मिलता है? नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल ये कहाँ पे मिलता है? साइटोप्लाज्म में होता है ये, या एक सेकेंड, क्या लिख रही हूँ मैं, रुको, साइटोप्लाज्म में होता है, प्लस क्लोरोप्लास्ट में भी होता है, प्लस, ठीक है, हैंड राइटिंग को माइंड मत करना, ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, प्लस यहाँ पे हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इन कुछ चीज़ में यहाँ पे हमारे राइबोसोम्स होता है। और एक मेन चीज़ ये तो याद रखना राइबोसोम्स में कि ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होता है। एंड यहाँ पे बात है अपनी बात एनिमल सेल पे, ठीक है। तो एनिमल सेल जो है वो भी एक कंटेन अनादर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, ये भी एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल कंटेन करता है। इसमें भी एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होता है एनिमल सेल में भी, दैट इज कॉल्ड सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम अपने आगे काम आएगा, आगे ये वर्ड के बारे में अपन पढ़ेंगे। एंड सेल जो हमारा डिवीजन वाला जो चैप्टर है ना, सेल डिवीजन, सेल साइकिल वाला, जिसमें सेल कैसे डिवाइड होते हैं वो पढ़ रहे हैं, तो उसमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्यों इंपॉर्टेंट है वो सब अपन देखेंगे कि ये क्यों इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये हेल्प करता है सेल डिवीजन में। एंड बाकी तो अपन उस चैप्टर में देख लेंगे। तो मेनली यहाँ पे सिर्फ ये याद रखो, मैं फिर से बता देती हूँ, दैट राइबोसोम्स जो है वो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होता है जो साइटोप्लाज्म, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया एंड ईआर में प्रेजेंट होता है, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रेजेंट होता है। प्लस जो एनिमल सेल होता है वो कंटेन करता है एक अनादर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल जिसको अपन सेंट्रोसोम बोलते हैं, जो हेल्प करता है सेल डिवीजन में। होपफुली ये समझ में आ गया होगा। एंड एक और चीज़ यहाँ पे बताई गई है कि सेल दैट हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्ली, सेल जिसके पास मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्ली होती है, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्ली होती है, दैट इज कॉल्ड एज अ यूकैरियोटिक सेल्स। एंड जो मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है, जिसमें मेम्ब्रेन बाउंड क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, दे आर प्रोकैरियोटिक सेल। होपफुली इतना समझ में आ गया होगा। अपन आते हैं नेक्स्ट। सो अब आ जाते हैं अपन प्रोकैरियोटिक सेल्स पे। सो चीज़ लिखना है कि लैक ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गन, ठीक है, लैक ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल। नाउ बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये सब जो है, माइकोप्लाज्मा, ये सब छोटे मोटे जो ऐसे होते हैं ना, छोटे छोटे से कीड़े मकोड़े टाइप थिंग्स, उनके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, ठीक है। ना यहाँ पे अपने पास है, एक सेकेंड, यहाँ पे अपने पास है, दे आर स्मॉलर देन यूकैरियोटिक सेल्स एंड डिवाइड रैपिडली। ये स्मॉलर होते हैं, ऑफकोर्स छोटे ही होंगे। एंड इनमें जो जीनोमिक डीएनए होता है उसके अलावा एक एक्स्ट्रा डीएनए प्रेजेंट होता है, उसको हम प्लास्मिड्स बोलते हैं, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं? प्लास्मिड बोलते हैं। समझ में आ गई बात? प्लाज्मिड, ये देखो लिखा हुआ भी है यहाँ पे, सो उसको अपन प्लाज्मिड बोलते हैं। होपफुली समझ में आ गया होगा, ये इसका स्ट्रक्चर है। एंड ऑल प्रोकैरियोटिक सेल्स हैव अ सेल वॉल सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन के पास में सेल वॉल भी होती है प्रोकैरियोटिक सेल में, ठीक है। इस पे आते हैं अपन, चलो खुलने दो जब तक। मैं आपको बता देती हूँ कि ऑल जो भी प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है उनके पास सेल वॉल होती है, ठीक है, सेल वॉल होती है सराउंडिंग सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के पास सेल वॉल होती है, एक्सेप्ट, ठीक है,
माइकोप्लाज्मास को छोड़ के सब, ठीक है। ओके, कुछ इशू की वजह से ये खुल नहीं रहा है, बट मैं आपको बता देती हूँ नॉर्मली सेल एनवेलप के बारे में, ठीक है। सेल एनवेलप के बारे में बता देती हूँ, भी खुल जाएगा, बट मैं बता भी देती हूँ, ऐसे बता दूँगी तो और इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो सेल एनवेलप नॉर्मली मोस्ट प्रोकैरियोटिक सेल हैव सेल एनवेलप विच इज टाइटली बाउंड 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। मतलब सेल, ये एक है ना क्या, प्रोकैरियोटिक सेल, मोस्ट प्रोकैरियोटिक सेल के पास सेल एनवेलप होता है और एक 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर है। क्या है? 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर है। एंड इसमें द आउटर मोस्ट जो होता है वो ग्लाइकोकैलिक्स होता है, देन सेल वॉल और फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। तो नॉर्मली जो प्लांट सेल के अंदर क्या होता है, नॉर्मली प्लांट सेल के अंदर ये रहा अपना प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके ऊपर होती है अपनी सेल वॉल। समझ में आ गया? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, उसके ऊपर होती है सेल वॉल। इसमें क्या है, इसमें एक और लेयर आ गई, ठीक है। ये क्या था, ये 2 लेयर वाला था। नॉर्मली जो होता है वो 2 लेयर वाला होता है, बट इसमें क्या हो जाता है, इसमें 3 लेयर आ जाती है, 3 लेयर आ जाती है। और तीसरी लेयर को क्या बोल दिया अपने, ग्लाइकोकैलिक्स बोल दिया है। तो नॉर्मली सेल एनवेलप इज नथिंग, सिंपली आप ये बता सकते हो कि आप प्रोकैरियोटिक सेल में सेल एनवेलप होते हैं जो 3 लेयर स्ट्रक्चर होता है। 3 लेयर स्ट्रक्चर में कौन कौन सी लेयर होती है? ग्लाइकोगैलिक्स लेयर होती है, सेल वॉल होता है, प्लस प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। नॉर्मली प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल तो सब में ही होता है, प्लांट सेल में के अंदर होता है, नॉर्मली प्लांट सेल के अंदर ये होता है। इसमें एक चीज़ और बढ़ जाती है, दैट इज ग्लाइकोगैलिक्स। होपफुली ये समझ में आ गया होगा ना। यहाँ पर एक और आ गया, जैसे कि हाँ, अब एक और चीज़ है कि लूज शीट। अगर जैसे कि ये है और ये है और ये है, ठीक है। तो ये क्या है अपना, मैं लिख लेती हूँ एक बार, ये अपनी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपना, ये है अपना प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंड ये है अपनी सेल वॉल, एंड ये जो है दैट वाज योर ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है। नाउ ग्लाइकोकैलिक्स आ गया। अब यहाँ पे जैसे कि अगर ग्लाइकोकैलिक्स वाली ये जो शीट है ये बहुत ज़्यादा क्या है, ये एक तो पहले तो अगर ये थिक है, रुको, हाँ, अगर ये है थिन है, मतलब लूज शीट है, लूज सी शीट है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, इसको अपन बोलेंगे स्लाइम लेयर, इसको अपन क्या बोलेंगे, स्लाइम लेयर बोलेंगे। बट अगर ये मोटी है, टाइट है, थिक है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, तो हम इसको बोलेंगे कैप्सूल लेयर। क्या बोलेंगे? कैप्सूल लेयर बोलेंगे। ये मैं थोड़ा उसको मोटा बनाने का ट्राई कर रही हूँ। अगर ऐसी मोटी सी लेयर है ये, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, न जाने कैसा बन गया, बट फिर भी इसको अपन बोलेंगे कैप्सूल लेयर। कैप्सूल लेयर होपफुली समझ में आ रहा होगा। एंड चलो, अब यहाँ पे अपने पास आ जाता है कि जो अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो थोड़ी सी अंदर की तरफ भी होती है। अंदर की तरफ इन द सेंस, रुको, जैसे कि ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि ये हमारे पास है हमारी वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देन एक तो गोल मेरा ढंग से नहीं बन रहा है, ओके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देन सेल वॉल, देन योर ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है। ये अपना है। अब ये जो अपनी जो ये होती है ना बीच वाली, इसके है ना अंदर तक ऐसे ऐसे ये जाता है, ठीक है, अंदर तक ये ऐसे जाता है। मतलब जो अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो अंदर भी उसकी एक्सटेंशन होती है, ठीक है, जिनको अपन मीजोसोम्स बोलेंगे, ठीक है, इनको अपन मीजोसोम्स बोलते हैं। इनके अंदर, अरे यार, एक तो ये हट गया, ठीक है, इनको अपन क्या बोलेंगे, ओके, इनको अपन क्या बोलेंगे, इनको अपन मीजोसोम्स बोलेंगे। ये देखो, ये हो गई अपनी, ये हो गई अपनी, और ये हो गई अपनी, ऐसे अंदर तक होता है, ऐसे फिर ऐसे, फिर ये गोल 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 ऐसे, और ये ऐसे होता है। फिर इसके अंदर भी इसकी इस तरह से कुछ एक्सटेंशंस जाते हैं, किसके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक्सटेंशंस अंदर तक जाते हैं। सिंपली यहाँ तक समझ में आ गया है कि इसके एक्सटेंशन अंदर तक भी जाते हैं। अब इनको क्या बोलते हैं अपन, मीजोसोम बोलते हैं। इनके एक्सटेंशंस जब अंदर भी जाते हैं ना, तो वो अंदर चले गए, उसके बाद में उसको अपन बोलेंगे मीजोसोम्स, ठीक है। 3 फॉर्म में हो सकते हैं ये। कैसे उस 3 फॉर्म में हो सकते हैं? पहली फॉर्म होती है वेसिकल, दूसरी होती है ट्यूब्यूल्स, और तीसरी होती है लैमी। तो यहाँ पे एक सेकेंड, ये होता है लैमिला, ठीक है। सो क्या बोला मैंने, वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स एंड लैमिला, ये 3 फॉर्म में होता है। मैं फिर से बता देती हूँ। नॉर्मली हमने क्या पढ़ा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर भी एक्सटेंशंस होते हैं जिसको अपन मीजोसोम बोलते हैं। वो 3 फॉर्म की होती है, वेसिकल, ट्यूबिकल्स और
लैमेला। आई होपफुली यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब ये क्या क्या मदद करती है, अंदर जा रही है तो कुछ ना कुछ तो करती होगी। क्या करती है, पहले इसको रेस करने दो। ओके, ये क्या क्या करती है, सबसे पहले तो इट हेल्प इन द डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करती है एंड किस में हेल्प करती है, सेल वॉल को फॉर्मेशन में हेल्प करती है। किस में हेल्प करती है, सेल वॉल के फॉर्मेशन में हेल्प करती है, प्लस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डॉटर सेल। और क्या करती है, डिस्ट्रीब्यूशन करती है डॉटर सेल का। किसका करती है, डिस्ट्रीब्यूशन, डॉटर सेल का, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डॉटर सेल। देन रेस्पिरेशन में भी हेल्प करती है, सीक्रीशन में भी हेल्प करती है, बहुत सारी तरह से ये हेल्प करती है। एंड इंक्रीज करती है द एरिया ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो हमारा एरिया है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एरिया, उसको भी क्या करती है, इंक्रीज करती है। होपफुली ये कुछ पॉइंट्स है, 5 पॉइंट्स है, ठीक है, इनको याद रख लेना और बाकी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं फिर से बता देती हूँ, मैं ये नहीं चाहती हूँ कि फिर बाद में अगर कुछ भी दिक्कत हो। नॉर्मली प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एक्सटेंशन जाते हैं जिसको अपन मीजोसोम बोलते हैं। 3 फॉर्म में होते हैं, वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स और लैमेला के फॉर्म में, मतलब वो अंदर जाते हैं ना तो उनके 3 फॉर्म में वो होते हैं। मतलब कुछ ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं। इस तरह से मैंने बोला अंदर जाते हैं तो उनके 3 फॉर्म में वो होते हैं। क्या हेल्प करते हैं अंदर जाने के बाद में, डीएनए के रेप्लिकेशन में हेल्प करते हैं, सेल वॉल के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं और डॉटर सेल जो होती है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, रेस्पिरेशन, सिक्रीशन भी करते हैं, सिक्रीशन भी लिख सकते हो आप, ठीक है। इंक्रीज करते हैं एरिया ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये जो एरिया है उसको। होपफुली जो सेल एनवेलप वाला पूरा टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट आता है अपने पास क्या बोलते हैं, राइबोसोम्स। मुझे नहीं लगता कि अब मेरे को इस स्लाइड की ज़रूरत है, मैंने बहुत अच्छे से शायद समझा दिया है, क्योंकि मैं बार बार इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि अपने पास स्लाइड नहीं आ रही है एंड अभी तक खुली भी नहीं है, ये न जाने क्यों, बट फिर भी देख लो। राइबोसोम्स है हमारे पास, उसका भी अपन देख लेते हैं, ठीक है। इस वे में देखेंगे हो आपको समझ में आ गया होगा। और मेरे को नहीं लगता है कि सेल एनवेलप में अब आपको कोई भी दिक्कत है, सब समझ में आ गया होगा। तो ना प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स जो होते हैं वो 70S के होते हैं। क्या होते हैं, 70S के होते हैं। कौन, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स आर 70S एंड सब यूनिट ऑफ द 50 and 30S, ठीक है। क्या है ये नॉर्मली, तो मैं सिंपली सिर्फ आप ये याद रखो कि प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स 70S के होते हैं। प्रोकैरियोटिक में जो राइबोसोम्स होते हैं वो 70S के होते हैं, ठीक है, 70S के होते हैं। एंड उसके जो सब यूनिट्स है, सब यूनिट्स होती है, मतलब 70S में से एक होते हैं 50S के और होते हैं 70S के, ठीक है। अब जैसे कि इसमें 70 में आपको 10 और बढ़ाना है तो ये हो जाएगा 80S। क्या हो जाएगा, 80S हो जाएगा, ठीक है। तो इसको फिर आप 2 में करोगे तो इनमें क्या करोगे, इनमें भी 10 बढ़ा दो तो ये हो जाएगा 60, हो जाएगा 40S, ठीक है। इस वे में आप इसको बढ़ा सकते हो। नहीं समझ में आया, क्लियरली सिर्फ इतना सा समझो कि प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स होते हैं 70S के, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स होते हैं 70S के, ठीक है। और इनकी जो सब यूनिट्स होती है वो क्या होते हैं, 50S और 30S होती है। क्लियर, यहाँ तक बस इतना याद रखो। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स 70S के होते हैं, इनकी जो सब यूनिट होती है 50 और 30S की होती है, ठीक है, समझ में आ गया। एंड नाउ आगे वो जो 80S वाला है ना वो अपन आगे पढ़ेंगे ना, मतलब इसमें 10 जोड़ेंगे तो यहाँ पे भी 10-10 जुड़ जाएंगे। इतनी सी बात तो याद रखनी है यार, यहाँ पे 10 जोड़ोगे तो यहाँ पे भी 10-10 जोड़ देना, ठीक है। तो ये अपन आगे भी देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो ना, यहाँ पे सेवरल राइबोसोम्स में अटैच टू द सिंगल mRNA कॉल्ड पॉलीराइबोसोम्स। तो सेवरल राइबोसोम्स, बहुत सारे राइबोसोम्स अटैच होते हैं mRNA के, तो वो हम मिलकर क्या बनाते हैं, एक चेन बनाता है एंड दैट्स कॉल्ड पॉलीराइबोसोम। पॉलीसोम भी बोलते हैं जिसको, पॉलीराइबोसोम्स अपन इसको बोलते हैं। एंड mRNA जो होता है ये कन्वर्ट हो जाता है प्रोटीन में। इसमें बनने के बाद में mRNA जो हो जाता है वो प्रोटीन में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। समझ में आ गया ये 3 पॉइंट, एंड आई होपफुली ये समझ में आ गया होगा 3 पॉइंट में क्या है, मैं फिर से बता देती हूँ, ठीक है। के राइबोसोम्स जो हैं, राइबोसोम्स अपने 70S के होते हैं, जिसमें से उसके सब यूनिट्स में आता है 50S प्लस 30S। नेक्स्ट अपने पास है सेवरल राइबोसोम्स में अटैच टू अ सिंगल mRNA कॉल्ड पॉलीराइबोसोम्स। इतना लंबा मैं नहीं लिख सकती हूँ बट मैंने बोल दिया है दैट सेवरल राइबोसोम्स में अटैच टू अ सिंगल mRNA कॉल्ड पॉलीराइबोसोम्स। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ पॉलीराइबोसोम, जिसको अपन पॉलीसोम भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है अपने पास जो mRNA है वो क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है इनटू प्रोटीन। उसके बाद में क्या हो जाता है, mRNA प्रोटीन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। बस इतनी सी बात तुमको याद रखनी है, नथिंग एल्स।
ये भी तुम देख लो, ठीक है। फ्लैगेला, ये इसमें ज़्यादा कुछ समझने जैसा नहीं है, बस ये सिर्फ तुम ये देख लो, ठीक है। इसका एक बार क्या बोलते हैं डेफिनेशन देख लो, मतलब डेफिनेशन क्या है। फ्लैगेला इज कंपोज्ड ऑफ द फिलामेंट हुक एंड बेसल बॉडी, ठीक है। इट्स द बैक्टीरिया टू अटैच द रॉक्स एंड द स्ट्रीम्स और द कॉस्ट टिश्यूज। पीली जो है वो इलैंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। एक सेकेंड रुको, अब हम आ गए हैं यूकैरियोटिक सेल पे, ठीक है। तो ये जो वीडियो है इसका मैं दो पार्ट्स में कम से कम मैं इसको कर लूँगी ताकि कुछ दिक्कत ना हो, ज़्यादा लेंदी ना हो, ठीक है। वन शॉट बना सकता है बट फिर वो 1.5-2 घंटे के हो जाएंगे। दैन आई डोंट थिंक कि इतना, देखो यार मैं नॉर्मली ये पार्ट 1 है एंड सेकंड पार्ट बनाऊंगी जिसमें मैं आपको अच्छे से समझा दूंगी। होपफुली सेकंड पार्ट में पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए, ये लेट्स सी दैट। बट यहाँ पे अभी मैं सिर्फ यूकैरियोटिक के बारे में थोड़ा बहुत बता देती हूँ एंड फिर अपन अगले से अपना जो अगला वीडियो होगा उसके अंदर अपन यूकैरियोटिक से आगे से अपन देख लेंगे। मतलब यूकैरियोटिक थोड़ा बहुत मैं बता देती हूँ अभी यूकैरियोटिक क्या होता है नॉर्मली वो, एंड फिर यूकैरियोटिक बाद जो इसके अपन ये जो चीज़ें हैं ना ये पढ़ेंगे ना, तो वो अपन उससे पढ़ेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें हैं, सो वो अपन उसमें कवर करेंगे। लेट होप उसमें कवर हो जाए सारा, ठीक है। चलो, तो नॉर्मली मैं आपको बता देती हूँ दैट के जो यूकैरियोटिक के बारे में हमने नॉर्मली पढ़ा ही था कि हैव अ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर कॉल्ड ऑर्गेनेल्स लाइक ईआर गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स स्ट्रक्चर होता है दैट इज कॉल्ड, उसमें क्या था लैक ऑफ द मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, और इसमें इसमें हैव, इसमें होता है उसमें लैक। प्रोकैरियोटिक में क्या था लैक ऑफ, हमने बोला था मेम्ब्रेन बाउंड, बट इसमें क्या होता है इसमें इट हैव, ठीक है। द मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर कॉल्ड ऑर्गेनेल्स एंड लाइक ईआर एंड गोल्गी बॉडी। ईआर इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये तो तुमको पता ही होगा, ठीक है। नाउ यहाँ पे है द यूकैरियोटिक्स इंक्लूड्स ऑल द प्रोटिस्ट प्लांट्स एंड द एनिमल फंगाई, ठीक है। ये सब इंक्लूड होता है। एंड प्लांट सेल हैव अ लार्ज वैक्यूल, प्लांट सेल पे क्या होता है एक लार्ज वैक्यूल होता है प्लांट सेल में, एंड बड़े लार्ज वैक्यूल होते हैं। एंड एनिमल सेल जो होते हैं उनके पास सेंट्रियोल्स होते हैं। क्या होते हैं सेंट्रियोल्स होते हैं जो प्लांट सेल में एब्सेंट होते हैं। तो अगर तुम्हारे एनिमल सेल प्लस प्लांट सेल का कभी भी अगर ऐसा आ गया ना, तो ये एक तो तुम ये लिख सकते हो या फिर पहचानने में आ गया कि एनिमल सेल कौन सा है प्लांट सेल कौन सा है, तो तुम कैसे पहचानोगे दैट के प्लांट सेल जो होता है उसमें लार्ज वैक्यूल होते हैं, प्लस एनिमल सेल जो होता है उसमें सेंट्रियोल्स होते हैं, प्लस सेंट्रियोल्स प्लांट सेल में बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं होते। अगर सेंट्रियोल प्रेजेंट है मतलब एनिमल सेल, सेंट्रियोल नहीं प्रेजेंट है मतलब प्लांट, और उसमें अगर लार्ज वैक्यूल है तो मतलब कहाँ से प्लांट है। होपफुली यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नाउ यहाँ पे अपने पास राइबोसोम्स जो हैं इसके जो राइबोसोम्स है वो क्या होते हैं 80S के होते हैं, जिसका अपने पास आ जाता है साइटोप्लाज्म में जो ये राइबोसोम्स होते हैं इनकी सब यूनिट होती है 40S प्लस 60S। होपफुली यहाँ तक समझ में आ गया होगा। एंड मैंने क्या बोला था तुमको, अभी राइबोसोम्स पढ़ रहे थे अपन, कहाँ पढ़ा अपन ने राइबोसोम्स अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा ना, जहाँ पे अपन ने पढ़ा था 70S जिसको अपन ने 50 और 30 में कन्वर्ट किया था। मैंने क्या बोला था अगर 70 से प्लस 10 हो रहा है मतलब कि 80, तो यहाँ पे भी तुम 10 प्लस कर देना, तो 80S हो गया। तो यहाँ पे भी अपन ने क्या कर दिया 60S प्लस 40S कर दिया। समझ में आ रही है बात? अगर ढंग से तुमने देखा होगा ना तो फिर तुमको समझ में आ गया होगा। एंड मैंने शुरू में तुमको साइटोप्लाज्म और राइबोसोम्स के दोनों के बारे में बात बता दी थी क्योंकि मेरे को पता था आगे आने वाला है। राइबोसोम्स जो होता है वो मैंने क्या बोला था नॉन ऑर्गेनल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होता है, ये भी बोला था। और मैंने क्या बोला था साइटोप्लाज्म में भी प्रेजेंट होता है, तो राइबोसोम्स ऑब्वियसली साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। तो राइबोसोम्स आर 80S इन साइटोप्लाज्म। यूकैरियोटिक सेल के बारे में बात की गई है यहाँ पे, ठीक है। प्रोकैरियोटिक में क्या था, एक सेकेंड इसको जूम करते हैं यार थोड़ा, मेरे को वाइट पेज चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था अपने पास प्रोकैरियोटिक में क्या था, प्रोकैरियोटिक में हमने देखा कि राइबोसोम्स जो है वो 70S के हैं और इनकी सब यूनिट है 50 और 30S। और यहाँ पे यूकैरियोटिक सेल में हम क्या देख रहे हैं, यूकैरियोटिक में हम देख रहे हैं, मैंने क्या बोला था 70 में अगर यहाँ पे 10 जोड़ रहा है तो इन दोनों में भी 10 जोड़ देना, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि 80S है, अब यूकैरियोटिक में अगर 80S है तो यहाँ पे ये 60S हो जाएगा और ये 40S हो जाएगा, इसकी सब यूनिट जो है वो। होपफुली यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। एंड राइबोसोम्स प्रोकैरियोटिक में ऐसे इतने होते हैं, यूकैरियोटिक में इतने होते हैं, और राइबोसोम्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। होपफुली यहाँ तक सब समझ में आ गया होगा। एंड प्रोकैरियोटिक सेल समझ में आ गया होगा, बाकी सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब अपन आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट सेल मेम्ब्रेन से स्टार्ट करेंगे हम
हमारा नेक्स्ट शायद नोट्स में भी टॉपिक वही है। हाँ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन सेम ही है। ठीक है, चलो तो अपना ना जाने कितना अभी टॉपिक बाकी है, बट वी विल रीड इट। सो चलो अब हम मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में, हमारे इसके पार्ट 2 वीडियो में, जिसमें हम वो सब कुछ पढ़ेंगे। और इसमें अगर कोई भी दिक्कत हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, सो लेट मी टेल, तो बता देना। एंड होपफुली आपको ये सब समझ में आ गया होगा। वी मीट इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देयर टेक केयर एंड बाय बाय।